नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज के शो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की क्रिप्टो करेंसी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं जो लेजेंडरी मिल्खा सिंह है, उनकी एनएफटीज लॉन्च हो रही हैं इस रिपब्लिक डे पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके लिए उनके परिवार वाले भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आखिर में आपके सवाल हम अपने एक्सपर्ट के पास भी लेकर जाएंगे। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हुए, WEF समिट की बात करते हुए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की क्रिप्टो करेंसी की। क्या कहा उन्होंने, उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस जो क्रिप्टो करेंसी है उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं उस पर मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। किसी एक देश का निर्णय इस चुनौती से निपटने में अपर्याप्त है। वहीं क्रिप्टो करेंसी एक उदाहरण है उस तरह की चुनौतियों का जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत सामना कर रहा है। हर देश, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मिलकर इसके लिए एक साथ कदम उठाए। और साथ ही आपको सुना देते हैं उनकी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। तो ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात हो गई, लेकिन वहीं अपने देश में जहां तक क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बात है तो पिछले विंटर सेशन में उम्मीद की जा रही थी कि एक जो बिल है वो टेबल होगा। फिर उसके बाद कहा गया जो बजट सेशन है उसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अब उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं कि जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इस बजट सत्र में भी क्रिप्टो बिल की उम्मीद कम है। बिल को लेकर आखिरी फैसला चुनावों के बाद होगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर दुनिया भर से विचार करने को कहा है, जैसा हमने अभी आपको सुनाया भी। वहीं क्रिप्टो से होने वाली आय पर टैक्स को लेकर ज्यादा स्पष्टता भी एक वजह है जिसकी वजह से ये डीले जो है वो हो रहा है। तो एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ बजट से पहले जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। स्टार्टअप्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इंडिया टेक ORG। उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। और साथ ही साथ इंडिया टेक ORG से रमेश बाद में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा क्रिप्टो को लेकर टैक्स पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। उसके अलावा क्रिप्टो एसेट को टैक्स कानून में शामिल किया जाना चाहिए। अगर पुराने कानून में बदलाव कर क्रिप्टो एसेट में शामिल कर लिया जाए तो नए बिल की फिर जरूरत ही नहीं है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग फीस पर GST लगाया जाना चाहिए और ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। क्रिप्टो को डिजिटल एसेट की तरह स्वीकार किया जाए और आखिर में भारतीयों के बनाए क्रिप्टो एक्सचेंज को आधिकारिक डीलर माना जाए। इंडिया टेक ORG के CEO रमेश कैलासम अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन स्टार्टअप जो है, यूनिकॉर्न्स जो है, उनके साथ जुड़कर एक काम करती है और एक तरह से जो ब्रिज है वो बनाती है सरकार और स्टार्टअप के बीच। बहुत बहुत स्वागत रमेश जी आपका हमारे शो में। सबसे पहले तो आप बताइए टैक्स से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त? देखिए, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष जो है 2021-22 जो मार्च 22 को खत्म होती है, इस दौरान काफी लोगों ने क्रिप्टो पे डील किया है और सबसे ज्यादा मात्रा में जो डीलिंग हुई है वो इस टाइम पीरियड के दौरान हुई है। और ये जरूरी हो जाता है कि हम जो हैं जिन्होंने क्रिप्टो पे डील किया है उनको एक क्लैरिटी दे दें कि ये टैक्स होगी तो किस तरीके से होगी। आज के डेट में किसी भी कानून में क्रिप्टो का कोई जिक्र नहीं है, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि बजट में कहीं एक डायरेक्शन मिले बोथ जो इंडस्ट्री हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों को, कि इस तरीके से क्रिप्टो भारत में टैक्स के मामले में डील किया जाएगा। और ये क्लैरिटी उभर के आना बहुत जरूरी है, वरना काफी लोग ऐसे रहेंगे जो इसमें टैक्स नहीं भरेंगे, जो डिस्क्लोज नहीं करेंगे और बाद में उनको दिक्कत आ सकती है। बहुत सारी कंपनियों को भी ये दिक्कत आ सकती है कि इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है, GST किस पे लगानी चाहिए। और इन सब के लिए जो बेसिक क्लैरिटी है वो
ये काफी जरूरत हो जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको क्लैरिफाई करें इस बजट सेशन में कि क्रिप्टो को हम एसेट का दर्जा दे रहे हैं, और टैक्सेबिलिटी जो है, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो या प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो, या उसकी डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न में इस वित्तीय वर्ष के लिए जो देना पड़ेगा, ये सब क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, आपने सही कहा, क्लैरिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब जब कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो एक डीकोडिंग सेशन भी शुरू हो जाता है। मुझे याद है पिछली बार हमने चर्चा की थी इस बारे में कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, इसकी परिभाषा क्या है। वैसे ही अब इस बार जब बात हो रही है तो ग्लोबल डेलिब्रेशंस की बात हो रही है कि विश्व स्तर पर इस पर चर्चा हो और एक साथ जुटकर काम किया जाए। लेकिन अब मैं इससे भी थोड़ा डीकोड करना चाहता हूं, और आप क्योंकि एक एक्सपर्ट है तो आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि विश्व स्तर पर इस पर काम किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बात की, तो क्या कहना चाहते हैं वो, क्या इसका मतलब है, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है ये किसी बाउंड्री के साथ सीमित नहीं है, किसी देश के साथ सीमित नहीं है। ये बॉर्डर पार करके काफी देश विदेशों में, सभी जगह में आराम से इसकी ट्रेडिंग होती है और इसका जो है लेन देन होता है। तो ये अनिवार्य हो जाता है कि जो देश इसको हम किसी भी तरीके का दर्जा दें, जैसे आप देख रहे होंगे, हमने भी पिछले शो में बताया था कि काफी देश जो हैं, चाहे यूएस हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या यूके हो, ये सब अपने अपने तरीके से इसको किसी चीज का दर्जा दे रहे हैं, चाहे वो एसेट क्लास हो या कमोडिटी हो या प्रॉपर्टी हो, और अपने अपने तरीके से जो है अपने सीमाओं के अंदर जो इस पे ऊपर जो टैक्स लगनी चाहिए या फिर जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगा रहे हैं। लेकिन जब ये बॉर्डर पार करके जो ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना काफी अनिवार्य है। एफएटीएफ एक गाइडेंस तो दे रहा है, लेकिन जो ट्रीटीज हैं कंट्रीज के बीच में, क्या वो क्रिप्टो करेंसीज को अपने दायरे में रखती हैं, क्या उस पे उनकी कोई जो है कोऑपरेशन है, ये सब अभी तक कुछ सेट नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है पिछले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और इसके पहले भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें होना जरूरी है, क्योंकि एक देश अपने सीमित तरीके से इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगी पूरी तरह से इसके ऊपर रेगुलेशन करना मुश्किल है। तो इस डायरेक्शन में मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं जहां तक ग्लोबल डेलिब्रेशंस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें और भी जरा क्लैरिटी देने के लिए इस मुद्दे के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एनएफटीज की बात करते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में एनएफटीज आजकल है, और अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हैं, अगर आपको पसंद है एनएफटीज, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आपके लिए एक एक्साइटिंग खबर है। जो फ्लाइंग सिख जिन्हें कहा जाता है, मिल्खा सिंह, द लेजेंडरी मिल्खा सिंह, उनकी एनएफटीज अब अवेल आप कर सकते हैं रिपब्लिक डे से। तो ये एक खास एनएफटी है और इसमें कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हैं, यानी उनके द्वारा ओन की गई जो चीजें हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं इन एनएफटीज के जरिए। इसके बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ उनके परिवार से उनकी बेटी सोनिया सवलका जो है वो जुड़ रही हैं। वहीं ये प्लेटफॉर्म जो चुना गया है इस एनएफटी के लिए वो है अल्टिस डाओ। उससे हमारे साथ मानस रॉय, को फाउंडर उस प्लेटफॉर्म के, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सोनिया, सवाल आपसे, क्या थॉट था, क्या मेमोरीज है जो आप चाहती हैं कि उनके जो फैंस हैं उन तक पहुंचे, कैसे आपने इस थॉट की जो शुरुआत है वो की? हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा जरिया है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का और जिंदा रखने का सारी दुनिया में। एंड अगर इसके जरिए से लोगों को दिलों में आग लग सकती है अपनी जिंदगी में कुछ कर जाने के लिए, तो आई थिंक हमारा मकसद पूरा हो जाता है। वाकई जैसे आपने कहा कि एक इंस्पिरेशन जरूर हो सकती है, और जैसे उसमें बहुत सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हैं। जैसे अगर कोई उनकी एनएफटी को अवेल करता है तो उनके द्वारा ओन किया गया ब्लेजर जो है वो भी वो ओन कर सकते हैं। तो ये कैसे हैंड पिक की आपने चीजें जो आप इस एनएफटी में ऑक्शन के लिए लगाना चाहती है? जी, क्योंकि जो उनका ब्लेजर है और वो ब्लेजर पाने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, और अगर वही ब्लेजर को देखकर लोग अपने भी दिलों में वही आग लगा सकते हैं, तो आई थिंक एक बहुत इंस्पिरेशनल ब्लेजर है कि लोग भी अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएं, तो इंस्पायर करें उन्हें किसी तरीके से। तो यही रीजन है एक कि ब्लेजर भी है वहां पे जो बहुत जी जान से उन्होंने हासिल किया था।
मानस आप बताइए, बहुत अलग अलग उसमें कैटेगरीज हैं, उसके बारे में बताइए, और वही जो फिजिकल एस्पेक्ट्स जोड़ने के पीछे क्या एक मोटिव था? नमस्कार अरुण, नमस्कार सोनिया जी। तो पहले मैं तो कहना चाहूंगा ऑल्टेस डाओ जो एक ग्लोबल स्पोर्ट्स कम्युनिटी, स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट और स्पोर्ट्स पर्सन की कम्युनिटी है। सो वी आर वेरी प्राउड, हमें गर्व है कि हम अपनी पहली प्रेजेंटेशन जो NFT वर्ल्ड में ला रहे हैं वो मिल्खा सिंह जी की ला रहे हैं, जो कि एक इंडिया के फर्स्ट लेजेंड, स्पोर्ट्स लेजेंड है। तो हमने उनके खास और यादगार पलों को हमने 4 कैटेगरी में किया है, सुपर रेयर, रेयर और चैंपियन और स्प्रिंटर कलेक्शंस। इसमें चारों कैटेगरी में निर्धारित करने में यह है कि पिक्स की रेयरिटी के हिसाब से किया गया है, पिक्स के एक्सक्लूसिवनेस के हिसाब से किया गया है, और उनके साथ जो यूटिलिटीज जुड़ी हुई है तो उनके हिसाब से ये किया अगर गया कोई एक्सेस करना चाहता है कैसे कर सकता है? मैं आई बिलीव इसमें बिडिंग होगी, तो बेस प्राइस क्या रहेगा? जैसे जो सुपर रेयर कलेक्शन है, सुपर रेयर कलेक्शन में जो पिक्स है उनके साथ जो हमारे इंडिया के सबसे सेलिब्रेटेड सुप्रसिद्ध गोल्फर जी मिल्खा सिंह जी हैं, मिल्खा सिंह सर के बेटे, उनके साथ उनको खेलने का मौका मिलेगा लंदन, दिल्ली और चंडीगढ़ के प्रीमियम गोल्फ क्लब में। और जैसा सोनिया जी ने बताया, एक ब्लेजर भी है। तो इसके लिए लोगों को कुछ सीधा theflyingsikh.club एक वेबसाइट है जो मिल्खा जी को समर्पित है, जहां पे NFT उसको पार्टिसिपेट करने के प्रोसेस, वहां पे एक मार्केट प्लेस लिंक है, वहां पे जाके सारे जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, जाके NFT परचेज कर सकते हैं। ये सेल जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे को लॉन्च होगा। तो बेस प्राइस अगर आप बता दें उस बिडिंग का, वो क्या होगा? तो इस जो सुपर रेयर जो जिनके साथ एक्सक्लूसिव लंदन और दिल्ली यहाँ के खेलने के यूटिलिटीज है, वो करीब 4 से 5 ईद के बीच में रहेगी जी। और हमने कुछ ऐसे भी एडिशन निकाले हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी लोगों को रहेंगे, लेस देन अराउंड $50 के भी। हमारा इरादा यही है कि कुछ खास लोगों को उनके पर्सनल मेमोरेबिलिया मिले, बट जो मेन जी और मिल्खा सिंह सर की फैमिली थी कि जो लेगेसी है ना डिजिटल इमेज के थ्रू, NFT के थ्रू, इट कैन ट्रैवल वाइड। तो हमने अफोर्डेबल भी रखा है NFTs को, दैट इट कैन ट्रैवल वाइड एंड हूसोएवर जो भी उनके प्रशंसक हैं वो उसको खरीद सकते हैं। सोनिया जी, एक सवाल आखिरी में आपके लिए। अभी नीरज चोपड़ा भी जब गोल्ड जीते थे तो उन्होंने भी याद किया मिल्खा सिंह को, और वहीं अभी आगे आने वाले जो वो फैंस हैं जो अब अवेल करेंगे, उन्हें आप क्या आखिर में मैसेज देना चाहती हैं? यही कहना चाहूंगी कि वो जितना देश के लिए करेंगे उतना ही मिल्खा सिंह जी को भी लेगेसी को फॉरवर्ड करेंगे और याद करेंगे। और इसकी प्रोसीडिंग्स आप चैरिटी के लिए भी जो है वो यूज करने वाले हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। वो प्रोसीडिंग्स चैरिटी को जाती हैं जो मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट है, और वो सारे स्पोर्ट्स पीपल जो एनीवन हु इज नीडी उनको हेल्प करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट प्रभास नागपाल देने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। अब देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, और वक्त है अब हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है सवाल जवाब, जहां पर सवाल होते हैं आपके, जवाब होते हैं हमारे एक्सपर्ट के। और आज हमारे एक्सपर्ट है प्रभास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है रैप्ट एसेट प्रोजेक्ट के, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को बहुत ही इजीली समझा देते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला सवाल मैरी का है, और वो पूछ रही हैं, आर एनी टैक्सेस गोइंग टू बी पुट ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन? आज हमने टैक्सेस पर काफी बात की, तो इनका सवाल टैक्सेस पर है, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं। हालांकि आई थिंक एक क्लियर कर देना जरूरी है कि टैक्स फिर भी लगेगा अगर आप कोई कमाई कर रहे हैं क्रिप्टो से। जी रोहास। जरूर। तो सबसे पहले आज की तारीख में काफी सारे टैक्सेस हैं जो लागू हो रहे हैं, कि जैसे आप देखिए जो क्रिप्टो एक्सचेंज में आप खरीदी बेचते हैं,
तो आपको ट्रांजैक्शन फी लगती है, उस फी के ऊपर जीएसटी ऑलरेडी लागू है। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट एक्शन लिया कि वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ठीक से जीएसटी नहीं भर रहे थे। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि ट्रांजैक्शन पे तो जीएसटी ऑलरेडी लग रहा है। दूसरी बात होती है प्रॉफिट पे। अगर आप कोई भी काम से प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स तो भरना ही पड़ता है, वो क्रिप्टो हो या कोई भी और चीज। तो जरूरी नहीं है इनकम टैक्स में खास लिखा जाना कि क्रिप्टो के लिए टैक्स है, कोई भी प्रॉफिट पे है। तो अगर आपने क्रिप्टो खरीद के प्रॉफिट बनाया और उस प्रॉफिट को आपने अपने बैंक अकाउंट में ले लिया है तो वो प्रॉफिट आप समझिए बुक हो गया और आपको टैक्स भरना। पर अब इसमें एक जगह है जहां हमें क्लैरिटी चाहिए कि सपोज मैं एक क्रिप्टो खरीदता हूं, प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से मैं दूसरी क्रिप्टो ले रहा हूं, मैं वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में नहीं ला रहा हूं, तो क्या इस सिचुएशन में मुझे इनकम टैक्स लगेगा? ये क्लैरिटी अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यही सवाल अक्सर पूछते हैं कि क्या लगेगा, तो उन्हें अक्सर यही पता होना जरूरी है कि कोई भी कमाई आप भारत में करते हैं तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही, तो वो टैक्स लग सकता है। हाँ, अलग से कोई टैक्स का अभी तक जो क्लॉज है या अलग से एक हेड जो है वो क्रिएट यहां पर नहीं हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र का सवाल है, वो पूछते हैं, इज अर्निंग थ्रू क्रिप्टो माइनिंग अ गुड ऑप्शन? कि क्रिप्टो माइनिंग क्या अब, खासतौर पर लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अब शायद इतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। आपके इस पर क्या ओपिनियन है रोहास? तो एक जमाना था जब आप बिटकॉइन माइनिंग एक आम लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर पाते थे, पर अब वैसा नहीं है। अब आपको माइनिंग करने के लिए बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर चाहिए और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली पे कॉस्ट आती है। तो मेरे हिसाब से आज वो इतना फीजिबल नहीं रहा है कि आप क्रिप्टो माइनिंग कर पाए। वैसे बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो है, कुछ के दाम भी बहुत कम है पर फिर उसमें रिटर्न आपको ज्यादा नहीं मिलती। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप स्टेकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए या लेंडिंग की तरफ, उसमें आज भी आप काफी रिटर्न कमा सकते हैं। जी, और स्टेकिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, अगर उस पर डिटेल आपको जाननी है तो हमारे पिछले एपिसोड्स पर आप जा सकते हैं, आप ऑनलाइन उन्हें सर्च कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवांशी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सरकार टैक्सेस लगाएगी? तो इसका जवाब वैसे पहले हम दे चुके हैं, रोहास इसका जवाब दे चुके हैं कि टैक्स ऑलरेडी लग रहा है। लेकिन आपको लगता है कि भी आगे आने वाले दिनों में जब रेगुलेशन कभी होगी या कोई बिल अगर आएगा तो अगर बिल भी चलिए नहीं भी आता अगले बजट सेशन में, तो आपको लगता है कि टैक्स पर जरूर बात होगी? जरूर, मेरे हिसाब से होगी। और मैं एक बताना चाहता हूं कि जैसे इंडिया में हर चीज पे सेम टैक्स नहीं लगता, इवन इनकम टैक्स। क्योंकि अगर आप लॉटरी जीतते हैं या आप घोड़े की रेस में पैसे कमाते हैं तो उसका टैक्स लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। तो हो सकता है सरकार आगे जाके बोले कि क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा टैक्स रेट लगे। पर मेरे हिसाब से अगर ऐसा आया भी तो पास्ट ट्रांजैक्शंस को वो अफेक्ट नहीं करेगा, और जिस दिन से ये नया लॉ आएगा हो सकता है उसके आगे से क्रिप्टो पे थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स भी लग सकता है। जी, आखिरी सवाल साहिल का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये अपना कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा वो कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? जरूर, तो साहिल आप अपनी कॉइन जरूर लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे अलग अलग जो ब्लॉकचेन होती हैं, आप उन ब्लॉकचेन के ऊपर जाके अपना टोकन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के नाम पे आप इथेरियम पे कर सकते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कर सकते हैं, सोलाना में कर सकते हैं। आप वहां जाके क्रिएट तो कर सकते हैं, पर उससे पहले जानना जरूरी है कि कोई आपकी क्रिप्टो क्यों खरीदेगा। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा व्हाइट पेपर तैयार करना पड़ेगा, वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, और आपकी जो टोकन इकोनॉमिक्स है या आपकी टोकन क्या करने वाली है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसको खरीदने से मुझे फायदा क्या होगा, ये आपको समझाना ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजिकली टोकन क्रिएट करना बहुत ही आसान है, उसके पीछे बिजनेस मॉडल बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल भी अगले एपिसोड में शामिल हो तो आप अपनी एक कोई वीडियो शूट करके भी भेज सकते हैं। इस तरीके से लिखित जो सवाल है वो भी भेज सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एनडीटीवी इंडिया और मुझे, मेरा नाम है अरुण सिंह, आप हमें टैग कर सकते हैं। अपनी वीडियो को शूट करते हुए पोस्ट कीजिए, हमें टैग कीजिए और साथ में हैशटैग जरूर ऐड कर दीजिएगा क्रिप्टो विद एनडीटीवी। इसके जरिए हम आपके सवाल जो है अगले एपिसोड में शामिल जरूर कर पाएंगे। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी देख सकते हैं कि हम अक्सर क्वेश्चन स्टिकर जो है वो स्टोरी में डालते हैं, वहां पर आप रिप्लाई करके भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही ये शो यहां पर होता है खत्म, लेकिन देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।